नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार भगवान अटलानी जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है भाग्य का लेखा। अटलानी जी में नए युग के विषयों को पकड़ने और कथा के रूप में पिरोने की चमत्कारिक क्षमता है। भाषा में विस्तार के साथ प्रवाह है। कथानक प्रस्तुत करने की उनकी अलग और अंदर उतर जाने वाली अनूठी शैली है। जिन चरित्रों की अटलानी जी सृष्टि करते हैं, जिन कथ्यों को वे कहानियों में बिंबित करते हैं, वे सब काल्पनिक न होकर सीधे जीवन से जुड़ते हैं। भगवान अटलानी जी की कहानियों को पढ़ना एक नए अनुभव संसार से गुजरना होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग्य का लेखा। मेरे मित्र पंडित जी का आग्रह था कि मैं प्रारब्ध की महिमा साबित करते हुए कहानी लिखूं। मेरा संकट यह था कि मैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच उस संधि रेखा की तलाश में था जिससे दोनों को अलग किया जा सके। मैंने इस विषय पर पंडित जी से बात भी की, अपने तर्क उनके सामने रखा। सबसे पहला प्रश्न तो यह था कि वह कौन सा संकेत था जो ये बताए कि इस जगह भाग्य या प्रारब्ध का काम समाप्त हो गया और अब पुरुषार्थ का काम आरंभ हो गया। दूसरा प्रश्न यह था, ये कैसे पहचाना जाए कि कोई कार्य विशेष प्रारब्ध के कारण संभव हो गया है या पुरुषार्थ के कारण। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, बाकी सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि आपकी और मेरी मुलाकात और मित्रता भाग्यवश हुई है या इसमें पुरुषार्थ और आपके मेरे प्रयासों का भी कोई हाथ है। पंडित जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर तो दिए, किंतु वे सब आस्था आधारित थे। तर्क के आधार पर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता था उनके उत्तरों से। मैं जानता हूँ कि जिस तरह आंख से देखने और कान से सुनने के बावजूद जरूरी नहीं कि सच पकड़ में आ ही जाए, उसी तरह तर्क के आधार पर प्रमाणित बात भी हर स्थिति में अंतिम सच नहीं हो सकती। फिर भी केवल विश्वास, श्रद्धा और आस्था की बुनियाद पर किसी बात को स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं था। तर्कसंगत आधार पर समझे बिना किसी बात को मान लेना मुझे बुद्धि के अपमान जैसा लगता है। जब तक स्वयं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, भाग्य एवं प्रारब्ध की सर्वोपरि महत्ता स्थापित करते हुए मैं कहानी कैसे लिख दूं? पंडित जी स्वयं ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जिनके कारण भाग्य में उनकी आस्था प्रबल है, आस्तिकता उनमें कूट कूट कर भरी है। मैं कहानीकार जरूर हूँ, किंतु मेरी पृष्ठभूमि विज्ञान के विषयों का अध्ययन करते हुए तैयार हुई है। स्पष्ट रूप से भाग्य के कारण कोई काम होता नजर आता है, तब भी मैं तर्क की कसौटी पर कसता हूँ। पुरुषार्थ का हाथ कहीं न कहीं दिखलाई दे ही जाता है। मन चाहे जो माने, मस्तिष्क इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर पाता कि भाग्य ही सब कुछ है या पुरुषार्थ की परिणति शून्य है। मैं आश्वस्त रहा हूँ कि जीवन में पुरुषार्थ का स्थान गौण नहीं है। भाग्य दिशा देता होगा, किंतु पुरुषार्थ उस दिशा में परिवर्तन, परिमार्जन करता है। तय यही करता है कि अमुक मोड़ पर पुरुषार्थ ने भाग्य से कार्यभार संभाल लिया है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैंने पंडित जी के सामने एक उदाहरण रखा। मान लीजिए कि मैं स्कूटर पर चला जा रहा हूँ। सामने देखता हूँ कि सड़क पर एक हिस्सा बिखरे हुए तेल के कारण चिकना हो रहा है। चिकनाहट की परवाह किए बिना मैं अपने स्कूटर को उस हिस्से पर डाल देता हूँ और धड़ाक से स्कूटर फिसलती है। मैं गिर जाता हूँ, किंतु मुझे कोई विशेष चोट नहीं लगती। ठीक इसी क्रम को दोहराए। सड़क पर तेल बिखरा हुआ है, उसके बावजूद मैं स्कूटर उसी के ऊपर दौड़ाता हूँ। गिरता हूँ, चोट लगती है, सिर फट जाता है। राहगीर मुझे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए मैं महीने डेढ़ महीने में सामान्य हो पाता हूँ। अब इसी घटना का एक तीसरा पक्ष भी हो सकता है पंडित जी। मैं स्कूटर को चिकनी सड़क पर ले जाता हूँ, स्कूटर फिसलता है, मैं गिरता हूँ, चोटग्रस्त हो जाता हूँ और तभी पीछे से आता हुआ एक ट्रक मुझे कुचलता हुआ निकल गया। अब बोलो, उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाती है। पंडित जी, एक और चौथा पक्ष भी हो सकता है जिसका प्रारब्ध से कोई सीधा संबंध नहीं। मैंने स्कूटर चिकनाहट के ऊपर दौड़ाया, किंतु स्कूटर चलाने में मैं दक्ष हूँ। मैं गिरा नहीं और स्कूटर सुरक्षित रूप से सड़क के उस चिकने हिस्से को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। पुरुषार्थ का एक और तरीका हो सकता है, मैं सड़क के चिकने हिस्से को छोड़कर स्कूटर दूसरी तरफ से घुमाता हुआ निकल जाऊं। ये विभिन्न स्थितियां क्रमशः भाग्य या प्रारब्ध और पुरुषार्थ की पक्षधर हो सकती है, किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या चोटग्रस्त होना, फिसल कर भी चोटग्रस्त न होना, मर जाना या फिसलने से बच जाना, ये सभी स्थितियां भाग्य से निर्धारित नहीं की।
मैंने जो कुछ किया वह पुरुषार्थ था या भाग्य, इसका निर्णय कौन करेगा? जो कुछ मैंने नहीं किया वह न करने की प्रेरणा मुझे किसने दी, और जो कुछ मैंने किया वह करने की प्रेरणा मुझे कहाँ से प्राप्त हुई, इसका फैसला कौन करेगा? पंडित जी के पास मेरे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं थे, इसलिए मैं प्रारब्ध के महत्व को रेखांकित करते हुए कोई कहानी लिखने का मानस बना ही नहीं पाया। किंतु ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो सत्य तर्क के आधार पर प्रमाणित नहीं होते, जिनका निर्णय बुद्धि कर नहीं पाती, विश्वास और घटनाक्रम उन सत्य को कई बार उद्घाटित कर देता है। पिछले दिनों ऐसी ही एक घटना हुई जिसने प्रारब्ध और पुरुषार्थ की दौड़ में प्रारब्ध को महत्वपूर्ण स्थापित कर दिया। हुआ यूं कि हम लोग एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए पूना गए थे। मैं, पत्नी, ताऊ जी की 2 लड़कियां, ताऊ जी, उनका एक लड़का, बुआ जी और कुछ लोग, ऐसे हम लोग लगभग 10 व्यक्ति होंगे। विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सुबह लगभग 6:30 बजे पूना से चलने वाली सिंहगढ़ एक्सप्रेस में हम लोगों का मुंबई जाने का कार्यक्रम बना। उसके अनुसार सुबह उठे। मेजबान पिछली रात हुई शादी के कारण बहुत थके हुए थे। उनमें से हमने किसी को परेशान नहीं किया। स्वयं ही तैयार होकर और अपना सामान लेकर बाहर आ गए। ऑटो रिक्शा पकड़कर हम लोग पूना स्टेशन के लिए रवाना हो गए। जाहिर है कि इतने लोग अलग अलग रिक्शा में ही बैठे होंगे। स्टेशन के लिए निकलते समय सबने कुछ न कुछ सामान अपने साथ अपने ऑटो में रखवा लिया। जैसा कि घर में ही हम लोगों ने तय किया था, स्टेशन पहुंचकर सभी लोगों को सीधे प्लेटफॉर्म पर चले जाना था। जिस ऑटो रिक्शा में मैं था, उसी में मेरी पत्नी और ताऊजी का लड़का भी साथ थे। सामान हम लोगों के पास कुछ अधिक था, क्योंकि बुआजी और ताऊजी वृद्ध थे, इसलिए उनका सामान भी हमारे ही साथ था। हम अंत में रवाना हुए, इसलिए जब स्टेशन पहुंचे तो बाकी सभी लोग प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। ऑटो रिक्शा से उतरकर मैंने पत्नी और ताऊजी के लड़के नवीन से सामान अंदर ले जाने के लिए कहा, और मैं स्वयं पूना से मुंबई के लिए टिकट लेने के लिए टिकट लाइन में लग गया। सामान अधिक था, इसलिए पत्नी और नवीन मिलकर सामान उठाकर एक ही चक्कर में अंदर पहुंचे, ये संभव नहीं था। कुल ही शायद उन लोगों ने करना नहीं चाहा होगा। दोनों में यह तय हुआ कि पत्नी सामान के पास खड़ी रहेगी और नवीन एक बार सामान अंदर पहुंचाकर वापस आएगा, तब पत्नी और नवीन दोनों मिलकर बाकी बचा हुआ सामान उठाकर अंदर ले जाएंगे। इस दौरान सब लोग प्लेटफॉर्म पर चले गए थे, इसलिए जब टिकट लेकर मैं पहुंचूंगा तो सभी लोग गाड़ी में जगह बनाकर बैठ चुके होंगे। टिकट की लाइन बहुत लंबी थी। काउंटर पर बैठा क्लर्क बहुत धीरे धीरे टिकट दे रहा था। लाइन भी बड़ी धीरे धीरे आगे खिसक रही थी। मैं अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था, क्योंकि गाड़ी जाने का समय निकट आता जा रहा था। एक तसल्ली जरूरी थी कि अंदर गाड़ी में सब लोग बैठ चुके होंगे, इसलिए मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं दौड़ता हुआ भी गाड़ी में चढ़ जाऊंगा और अगले स्टेशन पर परिवारजनों से मिल लूंगा। टिकट खिड़की से अब मेरी दूरी सिर्फ 5-6 लोगों की रह गई थी। तब मैंने जेब में हाथ डाला कि टिकट की राशि हाथ में निकाल लो और 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितने भी बचाए जा सके बचा लूं। मैंने जेब में हाथ डालकर रुपए निकाले और गिने तो सकते में आ गया। कुल मिलाकर टिकट की जो राशि बनती थी, पैसे उससे कम थे। मैंने हिसाब लगाया, 5 रुपए कम थे। अब मैं असमंजस में पड़ गया कि यदि लाइन छोड़कर अंदर जाता हूँ और पैसे लेकर लौटता हूँ, तब तक तो मेरा नंबर छूट जाएगा और 10-15 लोग टिकट लेकर निकल जाएंगे। मुझे तो आगे लगने दिया नहीं जाएगा। यदि नहीं जाता हूँ तो टिकट नहीं मिलेगा, और ये भी संभव था कि एक टिकट कम ले लूं और काम चला लूं। अंततः यह निर्णय करके कि मुझे लाइन नहीं छोड़नी है, मैंने पहले तो अपने आगे खड़े सज्जन से और इसके बाद लाइन में पीछे खड़े सज्जन से रुपए उधार लेने की कोशिश की। मेरी भरपूर कोशिश के बाद भी उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उनसे 5 रुपए लूटने के लिए बहाना बना रहा हूँ। एक एक करके टिकट लेकर मेरे आगे के लोग लाइन से निकलते जा रहे थे। मेरे आगे अब केवल एक व्यक्ति था, जिसके बाद टिकट लेने के लिए मुझे पैसे देने थे। मैंने मन ही मन तय किया कि एक टिकट कम लेकर अंदर चला जाऊंगा और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। तभी संयोगवश एक दंपत्ति हड़बड़ाते हुए टिकट खिड़की पर पहुंचे। उन्होंने आगे खड़े व्यक्ति से टिकट लेकर देने का आग्रह किया। उस व्यक्ति ने उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया। वे लोग मुझसे कुछ कहें इससे पहले मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उनके सामने अपनी मांग रख दी। देखिए जी, मैं आपका टिकट ले लूंगा, किंतु आपको 5 रुपए मुझे उधार देने होंगे। मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं। अंदर चलकर आपके 5 रुपए लौटा दूंगा। स्पष्ट था कि उनको मेरे प्रस्ताव में किसी प्रकार की बेईमानी की गंध नहीं आई।
संभव है उन्होंने सोचा होगा कि 5 रुपए चले भी जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने अपने टिकट के पैसों के अलावा मुझे 5 रुपए दे दिए। तब तक मुझसे आगे खड़े व्यक्ति ने टिकट ले लिया था। मैंने अपने साथ उनके भी 2 टिकट ले लिए। खिड़की से हटते ही मैंने उन्हें उनके टिकट दे दिए और शीघ्रतापूर्वक अंदर चलने के लिए कहा। मैंने चलते-चलते ज़ोर देकर कहा कि अपने 5 रुपए लेने की दृष्टि से उन्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। वे मेरे साथ आए, संभव हुआ तो 5 रुपए ही नहीं, उन्हें बैठने का स्थान भी मिल जाएगा। हम लोग जल्दी-जल्दी प्रायः दौड़ते हुए ही स्टेशन के अंदर गए। गाड़ी प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 से जाती थी, इसलिए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग आगे बढ़े। गाड़ी तो नज़र आ रही थी। हम लोगों ने अपने कदम और आगे बढ़ाए तो दिखाई दिया कि गार्ड रवाना हो गया है। पुल पार करके सीढ़ियाँ उतरकर हम जब गाड़ी तक पहुँचे, तो गाड़ी पकड़ना लगभग असंभव हो गया था। इसके बावजूद मैंने चिल्लाकर उस दंपत्ति से दौड़ने को कहा और खुद भी पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। सीढ़ियाँ उतरकर जब प्लेटफ़ॉर्म पर हम पहुँचे, तो हम सभी हाँफ रहे थे। गाड़ी दूर जाती हुई नज़र आ रही थी। मैं सामान्यतः यूँ तो तनावग्रस्त नहीं होता हूँ। गाड़ी जाती हुई देखकर भी मुझे नहीं लगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने सोचा कि सारे परिवारजन इसी गाड़ी से निकल गए हैं। मुंबई पहुंचकर भी इंतज़ार करेंगे। टिकट तो मेरे पास है ही। अगली गाड़ी से मैं मुंबई पहुंचूंगा और उनसे मिल लूंगा। यदि टीटीई ने रास्ते में उन्हें चेक किया, तो वे बता ही देंगे कि जिसके पास टिकट है, वह दूसरी गाड़ी से आ रहा है। पहुंचने के बाद टिकट दिखाकर हम लोग लोकल गाड़ी पकड़कर घर चले जाएंगे। मेरे सामने यदि कोई संकट था तो एक ही कि जो 5 रुपए मैंने उधार लिए थे, उन्हें कैसे लौटाऊं। किंतु हल भी मुश्किल नहीं था। मैंने अपने सारे टिकट उन्हें सौंपे और उनसे अनुरोध किया कि इस बेंच पर बैठकर इंतजार कीजिए। मैं बाहर जाकर अगली गाड़ी का समय और शेष जानकारी लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर तक जाऊंगा और वहां से 5 रुपए लेकर आपको लौटा दूंगा। दंपति ने बहुत ही सरलता से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें टिकट सौंपकर मैं स्टेशन से बाहर आया। ऑटो रिक्शा लेकर वहां गया जहां हम लोग ठहरे थे। ऑटो रिक्शा को रोककर मैंने अपने रिश्तेदार से 100 रुपए लिए और उसी ऑटो रिक्शा से स्टेशन लौटा। उन 100 रुपयों में से ऑटो रिक्शा का भी भुगतान कर दिया। पूछताछ करके मुंबई जाने वाली अगली गाड़ी के बारे में जानकारी ली और प्लेटफॉर्म पर लौटकर दंपत्ति को 5 रुपए सौंपकर अपने टिकट उनसे वापस ले लिए। अब तो मेरे पास समय ही समय था, क्योंकि अगली गाड़ी 1.5 घंटे के बाद थी। सामान मेरे पास था नहीं, मुझे अकेले ही यात्रा करनी थी। मैं आश्वस्त था कि गाड़ी चाहे कितनी भी ठसाठस भरी हो, सामान रहित एक आदमी के बैठने का स्थान तो मिल ही जाएगा। उस दंपत्ति से अलविदा कहकर टहलता हुआ मैं चाय के स्टॉल पर आया। तसल्ली से चाय पी। इसके बाद समय गुजारने की दृष्टि से सीढ़ियां चढ़कर पुल पर से होता हुआ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे सामने एक आश्चर्य दिखाई दिया। मेरे परिवार के सभी लोग सामने से चले आ रहे थे। मुझे झटका सा लगा, ये सोचकर कि ये लोग मुंबई नहीं गए। अगली ट्रेन में फिर वही मशक्कत करनी पड़ेगी अब। जगह लेनी होगी। इतने सारे लोग कैसे चढ़ पाएंगे? कैसे तो इतना सारा सामान आएगा? वही बातें जिनसे मैं निश्चिंत हो गया था, सिर उठाकर फिर सामने खड़ी हो गई। उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। यार तुम तो कमाल करते हो। अगर तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा था तो बिना टिकट लिए आ जाते ना। सब कितने परेशान हुए हैं तुम्हारे कारण। टिकट तो मैंने ले लिए थे। जब पुल पर था तो आपकी गाड़ी रवाना हो गई। लेकिन आप लोगों को तो गाड़ी में होना चाहिए था। गाड़ी में तो हम लोग थे ही। तुम्हें नहीं देखकर शिवाजी नगर उतर गए। वहां से टैक्सी पकड़कर वापस आ रहे हैं। लेकिन आपको गाड़ी में से उतरना नहीं चाहिए था। और टीटी आ जाता तो क्या जवाब देते उसे? अरे इसमें क्या दिक्कत थी? आप उसे बता सकते थे कि जो टिकट लेने गया था वो लड़का गाड़ी नहीं पकड़ सका है। ज्यादा से ज्यादा यही होता ना कि वह आपको स्टेशन पर रोक देता। ऐसी स्थिति में आप मेरा इंतजार कर लेते। मेरे पहुंचने के बाद टिकट दिखा देते और फिर घर चले चलते। थोड़ी देर तक तर्क वितर्क होता रहा। अंततः हम लोग मुंबई जाने वाली अगली गाड़ी का इंतजार करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़े। तभी एकाएक मुझे ध्यान आया कि पत्नी तो उनके साथ है ही नहीं। मैंने पूछा, पूजा कहाँ है? क्यों? वो तो तुम्हारे साथ थी। अरे मेरे साथ कैसे थी? वो तो नवीन के साथ सामान लेकर आप लोगों के पास पहुंची थी। आपके साथ ही होना चाहिए था ना उसे।
अरे हम लोग तो यही समझ रहे थे कि पूजा तुम्हारे साथ होगी, कहाँ चली गई वह? मैंने नवीन की ओर देखा। पूजा तुम्हारे साथ थी ना नवीन? अरे भैया दरअसल हुआ ये कि सामान ज्यादा था। मैं पहली बार सामान उठाकर अंदर आने लगा तो भाभी जी ने कहा था कि छोड़कर वापस आ जाना, बाकी सामान उठाकर दोनों चले चलेंगे। लेकिन गाड़ी में पापा ने डांट कर बैठा दिया। मैंने कहा भी कि भाभी बाहर है, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। कहने लगी कि अब कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठो। मुझे बैठ जाना पड़ा। अरे अजीब आदमी हो यार तुम, डांट कर बैठा दिया और तुम बैठ गए। जोर देकर कह नहीं सकते थे कि भाभी बाहर खड़ी है, उन्हें लेने के लिए जाना जरूरी है? नवीन चुप हो गया। सब लोग हक्के बक्के थे। मुझे लगा बहुत गड़बड़ हो गई है। लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। इस बीच पूजा न जाने कहाँ चली गई होगी। मैंने सब लोगों से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने को कहा और स्वयं स्टेशन के आसपास देखने की दृष्टि से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर बढ़ा। एकाएक मुझे ध्यान आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा अब भी सामान के पास खड़ी इंतजार कर रही हो। मैं तुरंत उस स्थान की ओर गया जहां मुझे, पूजा और नवीन को ऑटो रिक्शा ने छोड़ा था। मैंने देखा कि पूजा परेशान हुई उसी जगह खड़ी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। आधा सामान नवीन अंदर ले गया था और लौटा नहीं था, आधा सामान बाहर था जिसे नवीन के लौटने के बाद ही पूजा और नवीन मिलकर अंदर ले जा सकते थे। आधा सामान वहीं छोड़कर पूजा भी कहीं नहीं जा सकती थी। मुझे देखकर पूजा खिल गई। मुझे भी लगा कि एक बहुत बड़ा संकट टल गया है। सब कुछ कल्पना के अनुरूप ही हुआ था। पूजा नवीन का इंतजार करती हुई वहां रुकी हुई थी और नवीन डांट खाकर गाड़ी में सब लोगों के साथ रवाना हो गया था। अब प्रश्न यह है कि इतना बड़ा हादसा होते होते कैसे बच गया। यदि मुझे भी वह गाड़ी मिल जाती तो पत्नी न जाने कब तक पूना स्टेशन के बाहर खड़ी रहती। वो लौटकर वहां जाती जहां हम लोग विवाह में शामिल होने के लिए गए थे, तब भी परेशानी। नहीं जाती तब भी परेशानी। और हम लोग गाड़ी में बैठे रहते। रास्ते में वह हमें याद आती या नहीं कहा नहीं जा सकता। हो सकता है मुंबई पहुंचकर ही ध्यान आता कि पूजा तो हमारे साथ नहीं है। यदि परिवारजन गाड़ी से नहीं उतरते, मुंबई चले जाते, तो स्पष्ट रूप से मैं भी अगली गाड़ी पकड़कर मुंबई चला गया होता। वहीं पता लगता कि पूजा मेरे साथ भी नहीं है, उनके साथ भी नहीं है। वह स्थिति कितनी पीड़ादायक और कितनी परेशानी से भरी हुई होती। अब तो इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। मैंने पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रुपए उधार मांगे, नहीं मिले तो टिकट लेकर देने के बदले मैंने 5 रुपए हासिल किए। गाड़ी निकल गई तो वापस अपने रिश्तेदार के घर जाकर रुपए लाकर मैंने वापस लौटाए। पुरुषार्थ की दृष्टि से किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी मैंने। फिर ये सब हुआ कैसे? हम में से किसी ने जिस रूप में संचालित नहीं किया, घटना चक्र उस रूप में घटा, उसकी परिणति उसी रूप में हुई जिस रूप में प्रारब्ध ने चाहा। अब पंडित जी का आग्रह न मानने का कोई कारण मेरे पास नहीं रह गया। मित्रों, यह थी भगवान अटलानी जी की लिखी कहानी भाग्य का लेखा। आपका क्या विचार है? प्रारब्ध या पुरुषार्थ, इसमें से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।